कैसे हैं विद्यार्थी सब। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है वर्णमाला। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें से इतने ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि आप समझिए कि काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका। और एक और चीज़, इससे जो प्रश्न आते हैं सामान्यतः हम लोग इतने कन्फ्यूज़न में रहते हैं, या तो मतलब आते हुए भी प्रश्न हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आज आप मेरे साथ रहोगे ना आधे घंटे, वर्णमाला से दुनिया का कोई भी प्रश्न आएगा ना, तो किसी का सही हो ना हो लेकिन आपका जरूर सही होगा। मतलब इतने डिफरेंट टाइप से हम वर्णमाला को देखने वाले हैं। लगभग मैं वर्णमाला को 8 अलग अलग प्रकार से समझाऊंगा आपको। वर्णमाला भी छोड़ो, वर्णमाला में 2 चीज़ें हैं, स्वर और व्यंजन। पहले सबसे इनिशियल फेज में हम फोकस करेंगे आज पूरी क्लास में स्वरों को। स्वरों के जितने मैक्सिमम टाइप बन सकते हैं उन सबको देखेंगे और मुझे लगता है कि फिर स्वर कंप्लीट हो जाएंगे इस क्लास के बाद, मतलब इस वीडियो के बाद, आधे पौने घंटे का वीडियो का। उसके बाद आप स्वर से संबंधित कोई भी प्रश्न उठाना, किसी को आए ना आए लेकिन आपको आएगा। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला में भी क्या देखेंगे, स्वर। देखो, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इसकी परिभाषा। परिभाषा, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है। अच्छा देखो, वर्ण क्या है। वर्ण है ध्वनि, ठीक, ध्वनि। ध्वनियों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। एक तो डेफिनेशन ही हो गई, दूसरा क्या हो जाएगा, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या है, वर्णमाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि इस वर्णमाला को किन किन हिस्सों में या कितने हिस्सों में विभाजित करके हमें समझना है। तो वर्णमाला में 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन से मिलके क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। आज हम क्या देखने वाले हैं, स्वर। और जितने भी स्वरों से किसी भी एग्जाम में प्रश्न आए होंगे वो इस वीडियो के बाद जाके आप लगा लेना, सारे के सारे प्रश्न लग जाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो बस पूरा देख लेना है, उसके बाद प्रश्न कहीं से भी आए होगा वो इसी बोर्ड से। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वर। स्वर क्या है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी रुकावट के या बिना किसी बाधा के हमारे मुख से निकलती हैं। जैसे आ, ए, ओ, यानी कि ये अपना साउंड देने में स्वयं में समर्थ हैं, बिना किसी व्यंजन के डिपेंडेंसी के ये हमारे कंठ से आसानी से निकल जाती हैं। देखो, आ, ए, ई, ओ, ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, अंग, हाँ। देखो हमारे स्वर वर्णमाला में कितने स्वर हैं, टोटल ये हो जाते हैं 13। इस पूरी क्लास में हम ये देखेंगे कि इससे मैक्सिमम कितने प्रश्न बन सकते हैं और वो किस किस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसमें से मूल स्वर कौन से हैं और संधि स्वर कौन से हैं। क्यों, इसका मोटा मोटा कैटेगराइजेशन 2 भागों में होगा, मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, किसी भी किताब में कहीं भी अब देख लेना, स्वरों का वर्गीकरण जो यहाँ पे है इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कहीं भी मिलेगा तो इसमें से 3 या 4 मिल जाएंगे, 4 या 5 मिल जाएंगे। हम लोग पता है यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, मैक्सिमम स्वरों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया जा सकता है उसको आज देखेंगे। और ध्यान रखना, क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत आते हैं और यूजुअली क्वेश्चन क्या होता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो क्वेश्चन हो जाते हैं गलत। मतलब यहाँ करने के बाद ना अब तुम्हारा मरते दम तक कभी उच्चारण से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो हमने कितने टाइप से इसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर उच्चारण,
फिर हम देखेंगे जाति के आधार पे उच्चारण स्वर, फिर उच्चारण के आधार पे हम स्वर देखेंगे, इसमें दो हैं ए और बी, ठीक है। फिर घोषत्व के आधार पे हमें स्वर देखने हैं, फिर मात्रा या स्वरों के आधार पे स्वर देखने हैं, फिर जीवा के प्रयोग के आधार पे स्वर देखने हैं, फिर मुख द्वार खुलने के आधार पे स्वर देखने हैं, और फिर ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर देखने हैं। और यहाँ से इतने से काफ़ी प्रश्न आपके रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना, कभी स्वरों से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा बस। ना ही आपने किसी एक किताब में, एक क्या एक से ज़्यादा किताब में भी इतने प्रयोग आपने कभी नहीं देखे होंगे, ये ध्यान रखना है। तो पहली बार कह रहा हूँ, मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने आज तक कभी नहीं कहा पूरा देखना है, पर आज कह रहा हूँ क्योंकि इसमें इतनी कन्फ्यूज़न है ना। कन्फ्यूज़न उनको है जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी और ना ही कभी क्वेश्चन गलत होगा। तो अभी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अभी हम स्टार्ट करेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन, ठीक है। टोटल मिला के कितने हैं? 8 हैं, और 3 में क्या है? 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के मोटा मोटा मान लेते हैं हम 9 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या देखेंगे? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है? उत्पत्ति के आधार पे स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पे होते हैं 2 तरीके के स्वर। देखो, उत्पत्ति के आधार पे कितने तरीके के होंगे? 2 प्रकार के, 2 प्रकार के। नंबर 1 मूल स्वर, और सेकंड है संधि स्वर। नाम से पता चल रहा होगा, मूल स्वर ऐसा एक ध्वनि या स्वर जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी की डिपेंडेंसी के अपने आप मुख से निकल जाता है। तो ऐसे कितने हैं? ऐसे हैं हमारे पास मोटे मोटे 4 उंगलियां, 3 है, तुम 4 करना है। देखो, आ, ई, ऊ, ऋषि, ये मूल स्वर हैं। ये बिना किसी की सहायता के या बिना किसी की निर्भरता के अपने आप मुख से निकलते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए तो नहीं, आ, ई, ऊ, और फिर उसके बाद ऋषि, ठीक है। मूल स्वर ये 4 ही हैं। तो कभी पूछ ले कि मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर हो गए 4। और सबसे जरूरी बात कि आपको पता चल गया मूल स्वर क्या होते हैं, कहीं ऑप्शन में आ जाए तो आप बता दोगे कि ये 4 मूल स्वर हैं, इसमें बड़ा आ भी है तो वो मूल स्वर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नंबर 2 संधि स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं कि किन्हीं 2 के मिलने से जो स्वर बनता है उसको क्या बोल देते हैं? संधि स्वर। देखो, आ प्लस आ क्या हो जाएगा? बड़ा आ। ई प्लस ई क्या हो जाएगा? बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। इसके अलावा देखो, आ और ई मिल के किसकी रचना करते हैं? ए की रचना करते हैं। तो देखो, आ प्लस ई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आपने मूल स्वर देख लिया। मूल स्वर वो है जिनकी किसी पे निर्भरता नहीं है, बिना किसी के सहायता के ही अपने मुख से हम निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से इसका आप पैटर्न भी देख लेना। इसका पैटर्न बहुत साइंटिफिक है। सबसे पहले मूल स्वर, उसके बाद फिर संधि स्वर या संयुक्त स्वर। देखो कैसे, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। 1 2 3 हमने देख लिए। ये कैसे बना? इसी के कॉम्बिनेशन से ये बनाए, इसके ही कॉम्बिनेशन से ये बनाए, इसके कॉम्बिनेशन से ये बना। यानी कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि इनका जन्म या उत्पत्ति कैसे हुई। हमारा वाक्य ही क्या? उत्पत्ति के आधार पे। तो इनकी उत्पत्ति के आधार पे हम सारे स्वरों को क्या करते हैं? चेक करते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक हमें पता चल गया इनकी उत्पत्ति कैसे हो गई। अब इसकी उत्पत्ति देखनी है हमें। इसकी उत्पत्ति कैसे? आ प्लस ई मिलके क्या बना?
ए बना। संधि करते समय ध्यान रखना ये सारी चीजें हमारे बहुत काम आने वाली हैं। वर्णमाला पे फोकस करोगे तो संधि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, वर्णमाला पे फोकस नहीं करोगे संधि समझ में नहीं आएगी। इसीलिए वर्णमाला के 2 वीडियो आएंगे, एक में केवल स्वर समझा रहा हूं और एक में केवल व्यंजन समझाऊंगा, और ये 2 वीडियो मिलके अपने आप में वर्णमाला के मतलब मैक्सिमम क्या सारे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व कर देंगी। ध्यान रखना, तो बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। आगे आ जाओ। अब ये कैसे बनेगा, उत्पत्ति देख रहे हैं ना, इसकी उत्पत्ति आ गई। इसकी उत्पत्ति कैसे होगी देखो, आ प्लस ए क्या हो जाएगा, ठीक। अब जा देखो इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, आ प्लस उ, कैसे, आ प्लस उ, आ प्लस उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होगी देखो, आ प्लस ओ क्या हो जाएगा, ओ। मूल स्वर क्या हैं और संधि स्वर क्या है, समझ में आया। ये 2 प्रकार हैं हमारे पास में उत्पत्ति के आधार पे स्वर, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनसे प्रश्न आ जाता है। इतना माइन्यूट प्रश्न होता है कि अगर ढंग से नहीं समझाए तो नहीं कर पाओगे। ये पहला टाइप हो गया हमारा, ठीक है। अगला देखो, जाति के आधार पे स्वर। जाति के आधार पर भी 2 तरीके के हैं, ठीक है। देखो जाति के आधार पर भी 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 सवर्ण, असवर्ण। सवर्ण और असवर्ण मतलब एक की एक कैटेगरी है, इनकी कोई कैटेगरी नहीं है, यानी इनकी एक खास जाति होगी। कैसे देखो, आ प्लस आ क्या हो जाएगा, आ। ई क्या हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गए सवर्ण, यानी एक ही जाति के वर्ण। दूसरा कैसे है देखो, हमने बनाया था आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ए बराबर ए। देखो ये सारे असवर्ण वर्ण हैं, ये एक जाति के नहीं हैं। इस तरीके से इनकी जाति के आधार पे हमने वर्णों को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया है। तो एक हमने देख लिया उत्पत्ति के आधार पे वर्ण और दूसरा हमने देख लिया जाति के आधार पे वर्ण, ठीक। अब देखो थर्ड, जाति के आधार पे हो गया, ठीक है। इसे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। देखो उच्चारण के आधार पे हमने फिर से स्वरों को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है उच्चारण के स्थान के आधार पर। उच्चारण का स्थान कौन सा होता है, कंठ, तालव्य, मूर्धा, समझ रहे हो, जहाँ से इन उच्चारणों की उत्पत्ति होती है उसके स्थान पे। दूसरा है जब वो वायु, जैसे मैं कंठ से आ बोला तो वो वायु कहाँ कहाँ पे निकल रही है, पास हो रही है, यानी मुंह में घूर्णन करने वाली वायु या हवा के स्थान के आधार पे हम उच्चारण को 2 भागों में बांटेंगे। इसमें प्रमुख है नाक और मुंह। कहाँ से नाक से वायु निकलेगी या मुंह से वायु निकलेगी, इस आधार पे हमें उच्चारण करना है किसका, स्वरों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उच्चारण के स्थान के आधार पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये एक समझना है
और ये दूसरा देखना है, और ये भाग है हमारा ये तीसरा वाला, 2 का लिए तीसरा। तो सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पे स्वरों का कैसा वर्गीकरण है। ठीक, देखो हमें उच्चारण के आधार पे स्वर देखने हैं, और नाक और मुंह में जो वायु का संचरण होता है उसके आधार पे हमें क्या देखने हैं, हमें देखने हैं स्वर। ठीक है, अब देखो उच्चारण का आधार या स्थान क्या होता है, ये क्या है उच्चारण का स्थान। देखो उच्चारण का स्थान यही है ना, ये हमारी एक हेडिंग थी, वो दूसरी है। ठीक है, देखो अब उच्चारित होते कहाँ से हैं। देखो उच्चारण होता कहाँ से है, कंठ। कंठ क्या है, ये वाला हिस्सा है। आ कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है। सबसे पहला वाला हिस्सा ये जो गले वाला है, जहाँ से स्वरों की उत्पत्ति होती है, वो क्या है, कंठ है। देखो रटना नहीं, बस समझना। ये कभी समझ नहीं आए होंगे, लेकिन आज क्या है ना, आज बोर्ड पर होते होते ही समझ में आ जाएंगे सारे, और सारे प्रश्न भी लगेंगे। ठीक है, देखो बोलो आ कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है। तो जो ध्वनियाँ सीधे गले से आती हैं उनको हम बोलते हैं कंठे स्वर। और ये कौन से हो जाएंगे, देखो कंठ से क्या आता है, कंठ से आता है कंठ से आ रहा है ना। ठीक, अब तालु से क्या आता है, तालु क्या है, जहां हमारी जीभ, ये जो ढलान शुरू होता है, देखो यहाँ के बाद ये ढलान शुरू हो गया, गर्दन आ गई, यहाँ से सीधा यूं, ये आपका मुख है और ये आपका गला है। जहाँ पे ये पॉइंट, जहाँ पे की गर्दन जुड़ी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तालु, जो गर्दन का ढलान होता है। अब तालु से क्या आता है, तालु से आता है ई। महसूस करो कहाँ से आ रहा है, ई। ठीक, आ ई। ठीक है, अच्छा अब हमारे स्वर में अगला कौन सा है, ओष्ठ। ओष्ठ क्या, वे हवाएं, वे ध्वनियाँ जिनको पास करने में हमारे मुंह की एक खास आकृति बनेगी, वे क्या हो जाएंगी, ध्वनियाँ ओष्ठ हो जाएंगी। तो कौन सी आएगी, देखो आ ई ओ, समझ रहे हो। यानी कि एक खास आकृति हमारी ओष्ठों की बनती है जिसमें से हवा का संचरण होता है। देखो सारा का सारा हमारी जीवा और मुंह का जो विशेष आकृति है उससे एक अलग ध्वनि निकलती है। सीटी हो जाती है तो अलग आती है, क्यों, क्योंकि हम उसमें जीवा को फोल्ड कर लेते हैं, फिर अंदर से वायु का प्रेशर बनाते हैं, तो क्या सीटी बजती है। तो ये सारे के सारे भी वही हैं, किस तरीके से हमारे मुंह से कौन सी ध्वनि निकल रही है, वो किस स्थान से निकल रही है, उसी के आधार पे वर्गीकरण है। अब देखो ओष्ठ से अब हमें मिल गया है ऊ। अब देखो रटने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, कंठ, फिर तालु, ठीक है, फिर मूधा, फिर ओष्ठ। मूधा वाले अभी है नहीं इसमें, हम व्यंजन में देखेंगे तो मूधा भी आएगी। यानी कि हमारे जो मुंह का जो मुंह है उसका ऊपरी हिस्सा, ऊपर में भी कौन सा, बाहरी हिस्सा मूधा होता है। ठीक है, तो हमें मिल गया आ मिल गया, ई मिल गया, ओष्ठ से निकलने वाला ऊ मिल गया। अब कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, जिसमें कंठ का और तालु का प्रयोग होता है। तालु समझ लो क्या है, जहाँ से ये जीवा जुड़ी हुई है वो तालु है, कंठ गला है। यानी यहाँ से और यहाँ से जो सम्मिलित तौर से ध्वनियाँ निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी, कंठ प्लस तालु। ए फील करो, कंठ का इसमें प्रेशर हो रहा है और तालु पर ए। यहाँ से आपने दम भरी, एक साउंड निकला जो कि यहाँ पे आके मुड़ रहा है, यहाँ पे आके उसकी हवा बदल रही है, ए। ठीक है, अब ओष्ठ प्लस कंठ। अब देखो कंठ से ध्वनि आएगी, आ की ध्वनि कंठ से आती है ना, आ की ध्वनि कंठ से आती है। उससे पहले इसको देखो, ए में शामिल क्या होता है, एक किन, देखो बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा और मरते दम तक नहीं भूलोगे। कम से कम ये व्यवस्था तो मरते दम तक तुम्हें नहीं भूलोगे नहीं, मतलब। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर आप भूल भी जाओ कि इसमें से ये दोनों किससे बनी, हमें नहीं पता चल रहा है।
अभी ठीक है ना। तो ये किससे बना था, थोड़ी देर पहले बताया था, ये बना था आ से और ये बना था ई से, ठीक है। और आ किस में आता है, आ आता है कंठ में, आ किस में आ गया, कंठ में आ गया। और ई किस में आ गई, ई आ गई तालु में। तो एक किससे मिलके बन गया, बोलो वेरी गुड, समझ गए। एक शब्द नहीं रटना है कहीं भी, कितना, एक शब्द, सारा याद हो जाएगा आज। इसको एज इट इज लिखना कभी नहीं भूलोगे। तो देखो कंठ प्लस तालु ए, बहुत साइंटिफिक है वर्णमाला हमारी, ठीक है। अब आ जाओ, सिंपल आपको ओ की ध्वनि चाहिए, आपको याद ही नहीं है, लेकिन मूल तो याद है ना। आ और ऊ से मिलके, आ और ऊ से मिलके ओ बनता है। देखो आ प्लस ऊ से मिलके क्या बना था, ओ बना था ना। आ कहां से आता है, आ आता है कंठ से, प्लस ऊ किससे आता है, ऊ आता है ओष्ठ से। तो ये क्या हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ। कैसी रही, याद करना पड़ेगा, याद हो गया, हो गया। यानी कि ओ ओ, अंग अंग अंग, ना का साउंड आ रहा है ना, अंग अंग। नासिका से ध्वनि पास होगी, अंग, तो क्या हो जाएगा, ये नासिका व्यंजन हो जाएगा। तो उच्चारण के आधार पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगा कि आज आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नासिका भी पता चल गया। अच्छा, कंठ में एक और आ जाता है, अंगहा अंगहा अंगहा। साउंड करके देखो, ये समझ में आया या नहीं आया, इनको याद कर लिया ना तो आपने समझो कि एक बहुत बड़ा तीर मार लिया। देखो याद तो करना ही नहीं, समझना था। सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूधा, फिर ओष्ठ। कंठ, तालु, जीवा का ऊपरी वाला हिस्सा जो हमारे मुंह का ऊपरी हिस्सा होता है वो मूधा होता है। तो कंठ, तालु, तालु जहाँ से जीभ जुड़ी हुई है, मूधा मतलब मुंह के ऊपरी वाला हिस्सा, और दंत तो आपको पता ही है दांतों वाला हिस्सा, ओष्ठ मतलब मुंह वाला हिस्सा। तो कहाँ कहाँ से कौन सा स्वर निकल रहा है, उच्चारण के आधार पे ये पता चला या नहीं पता चला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुंह और नाक के आधार पे जो वायु निकलती है उसके आधार पे हम स्वर देखेंगे, ठीक है। देखो मुंह और नाक में जो वायु का संचरण होता है उसके आधार पे होता है। तो अब देखो ये क्या है, ये है, मैंने बोला आ, तो आ की वायु कहीं ना कहीं से तो मुख से निकलेगी ना। अब वो सीधा मुंह से निकल रही है, वो नाक से नहीं निकल रही है, ठीक। अनुनासिक स्वर वो हैं जिनमें वायु या प्राण का संचरण मुंह प्लस नाक से होता है। क्लियर। अनुनासिक स्वर क्या हैं, अनुनासिक स्वर वो हैं जिनका संचरण एक साथ प्राणवायु निकलती है मुंह और नाक से। अच्छा, अनुनास से आपने देखा चंद्र बिंदु लगता है, तो जहां जहां पे भी चंद्र बिंदु का यूज हो रहा है वो सारे कैसे हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इस टाइप से चंद्र बिंदु लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। निर्नासिक, निर्नासिक क्या है, देखो निर्नासिक में हवा केवल मुंह से निकलेगी, इसमें क्या दोनों से निकल रही थी ना। अब देखो देखो अनुनासिक स्वर क्या कौन से हैं, जब वायु का संचरण, जो भी हमने बोला वायु का संचरण मुंह और नाक से होता है तो क्या हो जाएगा,
अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। निरुनासिक कौन से हो जाएंगे? जब वायु का संचरण केवल मुख से होता है, आ ना, कोई काम ही नहीं कर दिया इसमें, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पे हमने देखे स्वर, और वायु के आधार पर, मुंह और नाक में घूमने वाली वायु के आधार पे हमने देखे उच्चारण, ठीक है, ठीक है। घोषत्व के आधार पे अघोष हैं, सघोष हैं, वो सारी चीजें देखनी है। देखो, घोषत्व में हमारी स्वर तंत्रियां जो होती हैं उनमें कंपन होता है। अब ये इस पे डिपेंड करेगा कि कंपन होता है तो कुछ और होगा, नहीं होता है तो कुछ और होगा। जितने भी हमारे स्वर हैं, जब हम उनको बोलते हैं तो देखो, जब भी हम स्वरों को बोल रहे हैं, कहाँ से, आ से लेके अंगा तक, तो हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, ठीक है। क्या हो रहा है? स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर सघोष हैं। सभी के सभी स्वर कैसे हैं? सघोष हैं। क्यों? क्योंकि हम जब इनको बोलते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उनमें कंपन होता है, और कंपन जब होगा तो कैसा हो जाएगा? वो सघोष हो जाएगा। और जब स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता तो वो अघोष हो जाता है। लेकिन स्वर कैसे हैं? सारे के सारे सघोष हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। देख लो, नंबर 4 क्या था हमारा? क्लियर है? जिनमें बोलने दम लग रही है, हमारी पूरा झंझनाहट हो रही है ना गले में, ये झंझनाहट है। हाँ, अब हमें देखना है 5वां। हाँ, का आ या अलावा भी कैसे हैं? अघोष हैं। देखो, एक और इसका ना एग्जाम्पल समझ लो। आ ई ओ, आप साउंड को, एक गूंज हो रही है आपके मस्तिष्क में, आ ई उ। सघोष स्वर तंत्रियों में कंपन कैसे होता है उसका एक एग्जाम्पल समझ लो। सघोष में झंझनाहट सी हो रही है, ई बोल के और महसूस करो कैसी हो गई सघोष। अब जब बोलो का 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 का, कोई कंपन नहीं हो रहा है स्वर तंत्रियों में, नॉर्मल का नॉर्मल है, का या रा कुछ भी बोलो आप, लेकिन आ ई इनमें बोलते हो झंझनाहट होती है, ठीक है। तो वही क्या है, स्वर तंत्रियों में जब कंपन होगा तो सघोष, और जब कंपन नहीं होगा तो वो अघोष में आ जाएंगे। अब हमें अगला देखना, नंबर 5। देखो, मात्राओं के आधार पे स्वरों का विभाजन हम 3 तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले होता है हास्व स्वर। हास्व स्वर, हास्व स्वर में क्या जाता है? आ ई उ, और कुछ जगह पे इसमें ऋषि को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा? आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक। और हमारा लास्ट तीसरा हो जाएगा, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो जाएगा 3। 3 में देखो क्या होता है। पुलुत स्वर। पुलुत स्वर कहाँ प्रयोग होते हैं? नाटक और संवादों में, ठीक है। ये कैसे है? ये कुछ ऐसे होता है।
अब तीनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में केवल एक मात्रा का दम लगता है या प्राण लगता है या वायु लगती है, वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मात्रा के आधार पर, यानी एक मात्रा का बल लगेगा या दो मात्रा का बल लगेगा। ठीक है, हम इसमें बल को कैलकुलेट करेंगे। एक मात्रा, दो मात्रा या बहुमात्रा। ठीक है, इसके आधार पे, इस मात्रा के बल के आधार पे हमने इसको क्या किया है? कैटेगराइज किया है। जिनको बोलने में केवल एक मात्रा का बल लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में दो मात्राओं का बल लगता है, ये देख लो सारे के सारे इनमें दो मात्राएं हैं। आ प्लस आ मिलके क्या बनेगा? आ। इसी तरीके से ई प्लस ई मिलके क्या बनेगी? ई। ई ओ, ये बड़ा वाला ऊ हो गया। फिर ए आई, इसमें तो पहले से दो हैं, देखो। ठीक है, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। इसको कभी ह्रस्व में नहीं रखना है, क्योंकि ये अपने आप में दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसमें कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? इसमें एक आ है और एक ई है। बात समझ में आ गई? इसमें अपने आप में दो हैं, ये सिंगल एक मात्रा वाले हैं। ठीक, अच्छा। दीर्घ स्वर समझ में आए, जिनको बोलने में दो मात्राओं का बल लगता है। पुल्लित स्वर वो हैं जिनको दो मात्राओं से ज़्यादा का बल लगता है बोलने में। जैसे नाटकों और संवादों में इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे समझ लो कि मैंने कहा राम, तो पड़ोस में खड़ा हुआ है राम तो ही सुन पाएगा। राम खड़ा हुआ 1 किलोमीटर दूर, तो आप कैसे बोलोगे? राम। मतलब किसी एक स्वर पे आप बल दोगे, उसको खींच दोगे, तो ये क्या है? यानी दो मात्राओं से अधिक का बल लग रहा है, उसी को क्या कह देंगे? पुल्लित स्वर। जैसे राम, हमने क्या किया? एक स्वर पे बहुत ज़्यादा बल दे दिया, इसी को क्या कहेंगे? पुल्लित स्वर। तो मात्राओं के आधार पे स्वरों का विभाजन पता चला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें दीर्घ में और लघु में हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो इसको तो नहीं, लेकिन हाँ, इसे वो हमेशा कहाँ ले आते हैं? इधर ले आते हैं, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर ये हो जाएंगे 3 प्रकार के। इसमें क्या हो जाएगा? अग्रभाग, मध्य भाग, पृष्ठ भाग। तो हमने इसमें क्या किया है? स्वरों का वर्गीकरण किया है जीवा के प्रयोग के आधार पर। जीवा के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, देखो, जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों को हमने 3 भागों में बांटा। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अग्रभाग। देखो, ई हमारी जो जीवा है, हमारे जो नीचे वाले दांत हैं, उनके मूल में जाके टकरा रही है, यानी कि जीवा का जो अग्रभाग है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है इनके बाहर निकलने में। जैसे ई सेकंड ए। अब इनको जब बोलो, रटना नहीं, आप इनको बोल के ना फील करो कि ये जीवा का कौन सा हिस्सा है जिससे ये निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे ई ए आ कंठ से निकला है और जीवा इसमें नीचे हुई है फोल्ड करके। आ तो कि ये क्या है? मध्य भाग। ठीक है, फिर देखो पश्च जीव के पिछले हिस्से से कौन कौन से स्वर निकल रहे हैं? कंठ से आप, हमने जब आ बोला तो जीभ नीचे गई है और हल्का सा स्लाइटली पीछे की तरफ जा रही है। ओ, यानी मुंह का साउंड, ओठों का साउंड भी बन रहा है, जीभ नीचे रखी हुई है, हल्की सी पीछे को खिसकी है। इन सभी में ओ बोल के देखोगे तो स्पष्ट हो जाएगा आपको कि किस तरीके से जीवा के प्रयोग के आधार पे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है, यानी अग्रभाग, मध्य भाग और पार्श्व भाग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसको हमने 4 कैटेगरी में लिया है, ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं।
सबसे पहले है विव्रत। विव्रत मतलब होता है ओपन। सेकंड है अर्ध विव्रत, इसका मतलब होता है हाफ ओपन। थर्ड है अर्ध सम, अर्ध समव्रत मतलब हाफ क्लोज, और समव्रत यानी क्लोज्ड। इन चार आधारों पे हम क्या करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसा है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना, इससे प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। अब देखो इससे हमें कैसे प्रश्न आएंगे। विव्रत आ आ आ, मुंह खुला और शब्द बाहर। अब अर्ध विव्रत क्या होता है? आधा मुंह खुलेगा, हाफ ओपन होगा मुंह और शब्द निकल आ आ आ आ ए। मुंह का साइज देखो, ए ओ ओ। आप समझ लो। अब आधा बंद मतलब हाफ क्लोज, ए। इससे भी इसको देखोगे तो मुंह कम खुला हुआ है इसके मुकाबले में। इसको देखो, ए बोल रहे थे तो मुंह कॉम्पेटिबली ज़्यादा खुला हुआ था, ओ बोल रहे हैं तो आधा और बंद है। इसी को कहा गया है हाफ क्लोज्ड। और फिर समव्रत, देखो मुंह बंद होके तो कोई भी ध्वनि नहीं निकलेगी, ये बात तय है। लेकिन हाँ, लगभग बंद जैसा होता है, ई ऊ, लगभग बंद है ना। क्योंकि जब हम मुंह बंद कर लेंगे, क्लोज मतलब आप बिल्कुल बंद नहीं मानोगे, बिल्कुल बंद कर देंगे तो ध्वनि निकल पास ही नहीं होगी। जब मुंह में से कोई ध्वनि निकलेगी नहीं तो शब्द वर्ण का उत्पत्ति कैसे होगी? तो उसके लिए जरूरी है कि मुख में थोड़ी सी तो ध्वनि घूमे, लेकिन ना के बराबर। मुंह बंद होने पे भी ये ध्वनियाँ निकल पा रही हैं, जैसे ई कितना कम है, ई ऊ। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने मुंह को बना के देखना है और उस आधार पे इसको करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विव्रत स्वर, अर्धव्यक्त स्वर, अर्धसंवृत स्वर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज का हमारा आखिरी अंतिम है 8वां, तो नंबर 8 देख लेते हैं। ओठों के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। हमारा ओठ कितना खुल रहा है, कितना नहीं खुल रहा है, उस आधार पे हमारा 8वां वर्गीकरण है। और इसके बाद एग्जामिनर मर भी जाएगा ना, तो स्वरों से आपके लिए नया क्वेश्चन ला नहीं पाएगा, ठीक है। देख लो स्वर। अब देखो ओठों की स्थिति 2 प्रकार की होती है। देखो ओठों के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। तो इस आधार पे भी हमने 2 भागों में बांटा है। ओठ क्या, या तो फ्लैट होंगे या गोल होंगे, 2 ही हो सकते हैं, तीसरा होगा नहीं। या तीसरा कोई चौकोर बना ले, वही अपना ट्राइंगल बना ले, तो मैं देखा नहीं है, आप लोग बना सकते हो, ठीक है। देख लो व्रत, जब मुंह कैसा हो, गोलाकार हो। गोलाकार कैसे, ओ ऊ। बाकी किसी में कितना भी दम लगा लो, गोल बना के दिखा दो। यानी जब ओठों की आकृति व्रताकार हो, गोलाकार हो तो, और जब अर्ध गोलाकार हो तो आ, मुंह खुला हो, आ, ई ए। तो इस आधार पे ओठों की आकृति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, व्रतमुखी और अर्धव्रतमुखी। इस तरीके से हमने जितने संभावित कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो सारे देख लिए, किसके, स्वरों के। बस इसमें एक चीज़ और मुझे समझाने के लिए रह गई है, इसकी स्थिति और इन दोनों की स्थिति, इनको और डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इन 13 शब्दों की, 13 वर्णों की, 13 ध्वनियों की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो ऋषि की बात कर लेते हैं पहले। आपसे पूछा जाता है कि बताओ वर्णमाला में किस वर्ण की ध्वनि का लोप हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि का लोप हो गया है। अच्छा, वर्णमाला ढूंढते जाओ, पता ही नहीं होता कौन सी ध्वनि का लोप हो गया है। तो इसकी ध्वनि का
ऋषि की उच्चारण ध्वनि का लोप हो चुका है। लोप मतलब गायब, लोप हो चुका है। इनकी ध्वनि का लोप कैसे हो गया, अब आप समझ लो। ठीक है, भाषा विज्ञान क्या कहता है समझ लो। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान ये कहता है कि एक वर्ड के लिए एक ही ध्वनि होगी, एक ही चित्र होगा। यदि ऊ है तो ऊ के लिए इसकी ध्वनि एक ही होगी और इसका चित्र यानी जो भी पिक्टोरियल फॉर्मेट होगा, मैं ऊ कह रहा हूँ तो मैंने उसके लिए ये ध्वनि फिट कर दी है, ये चित्र फिट कर दिया है। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला ध्वनिमाला है, ध्वनियों का व्यवस्थित क्रम है। इस ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को हमें किसी को समझाने के लिए, दर्शाने के लिए जो पिक्टोरियल फॉर्मेट लिया है वो ये है। ये क्या, ये सारी ध्वनियाँ हैं। अब मैंने ऊ बोल दिया, ऊ बोल दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऊ क्या बोला है? तो उसके लिए मैंने एक चित्र बनाया और एक खास चित्र बना के यहाँ पे फिट कर दिया और मैंने कहा कि जब मैं ऊ बोलूँ तो आपको क्या समझना है? आपको समझना ये, यानी एक ध्वनि के लिए एक चित्र फिट कर दिया है भाषा विज्ञान ने। यहाँ तक क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक ओनली वन वर्ड हैविंग ओनली वन यूनिक सिंबल। कैसा? यूनिक सिंबल, एक के लिए एक ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? और अब ऋषि को हम क्या बोल रहे हैं? री। इसको क्या साउंड करते हैं हम? इसको हम साउंड करते हैं री, री, री। और हम लिखते क्या है? ऋषि। हमने री साउंड किया और ऋषि लिख दिया। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, देखो कैसे। रा, रा, हमें ये पता है कि हम सही बोल रहे हैं। रा, रा प्लस ई क्या हो गया? री, री। अच्छा, और इसमें अगर मैं ये लगा दूं तो ये क्या हो गया? ऋषि। अब आप इसको भी ऋषि पढ़ रहे हो और आप इसको भी ऋषि पढ़ रहे हो, यानी ध्वनि एक और चित्र दो हो गए, चित्र हो गए। ध्वनि एक, री, 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 ऋषि, ऋषि। अब आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये वाला लिखना है या ये वाला लिखना है। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये पूर्व प्रचलित परंपरा में बना हुआ है। हमें पता है कि ऋषि में ये वाला रा बनता है, इसलिए हम इसको बना देते हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं भाषा विज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा है कि ध्वनि तो एक लेकिन चित्र दो हो गए? हमें ये पता है कि हम इसको सही साउंड कर रहे हैं। रा पे ई की मात्रा तो री, 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 ऋषि होता है। तो अब कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट हुई? कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हुई कि हम इसको भी ऋषि पढ़ रहे हैं। हम नहीं जानते कि हाउ टू प्रोनाउंशिएट दिस वर्ड। इसकी ध्वनि का लोप हो चुका है। अच्छा, ये ऋषि ही होगा, ऋषि होगा, लेकिन इसका साउंड कुछ अलग तरीके से बोला जाता होगा। जैसे शाह, शाह, शाह होता है ना, तो शाह हैं, सारे हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। उसी तरीके से इस री में और इस री में भी कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए था, वो डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसकी ध्वनि का लोप कर चुके हैं। हम नहीं जानते कि इसकी ध्वनि क्या है। ठीक है, ये एक विवाद समझ में आया स्वरों के बारे में। तो जब हम ये जानते ही नहीं है कि इसकी ध्वनि कौन सी है, तो आप इसका वर्णमाला में क्रम कैसे निश्चित कर सकते हो? दूसरी समस्या होगी ना। तो बहुत सारे भाषा विद्वान इसको यहाँ रखना सही मानते हैं, कुछ लोग इसको सही रखना नहीं मानते, इसको एक्स्ट्रा में डालते हैं। कुछ कहते हैं इसको संयुक्त अक्षर में डालो, कुछ कहते हैं इसको सबसे बाद में लेके आओ। तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या होनी है, लेकिन पूर्व प्रचलित परंपरा में ऐसा लिखा आता चला आ रहा है, इसलिए हमने सीख लिया और हमने आज तक लिख दिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं भाषा विज्ञान के नियमों को क्या दे रहा है? ये चुनौती देता है। इसके अलावा स्वरों में एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक विवाद और है, उसको कर लेते हैं और ये खत्म होते हैं। स्वरों के साथ एक विवाद है अंग हा का। स्वरों के साथ विवाद क्या है? अंग और हा का। देखो, अब अंग और हा,
इनको बोला जाता है अयोग व ध्वनियां। अयोग व, ये अयोग्य हैं। किस अयोग्य हैं? ये यहां रखे जाने के अयोग्य हैं। क्यों अयोग्य हैं? अच्छा, ये क्या है? ये सभी की सभी मात्राएं हैं। स्वर क्या है? मात्राएं हैं। ये क्या है? ये सभी की सभी मात्राएं हैं और ये अपना उच्चारण करने में, ये अपनी ध्वनि निकालने में सक्षम हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने अंगहा को किसके साथ रख दिया है? स्वरों के साथ। यानी ये बिंदु जो है और ये बिंदु जो है, हमने इसको किसके साथ रख दिया? मात्राओं के साथ में। तो मात्राएं तो अपना ध्वनि देने में स्वतंत्र है ना, तो ये भी दे के दिखाएं। एक ये अपनी ध्वनि दे और ये अपनी ध्वनि दे। क्या ये दोनों अपनी ध्वनि दे पाएंगे? ये अपनी ध्वनि नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ये विवादास्पद है कि इनको यहाँ रखें या ना रखें। तो क्या इनको व्यंजन में रखें? रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? समझो। क्योंकि व्यंजन क्या है? जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं, वो व्यंजन है। क्लियर? जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं, वो व्यंजन है। इनको भी हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल पा रहे हैं। इनको भी हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल पा रहे हैं। देखो, हमें इसमें भी स्वर की जरूरत पड़ी, इसमें भी स्वर की जरूरत पड़ी। तो क्या हमें इनको व्यंजन में रख दें? वहां भी दिक्कत है। वहां दिक्कत है कि ये किसी के भी साथ आ जाते इस फॉर्म में हैं और ये मात्रा का काम करते हैं। ये ऐसी मात्राएं हैं जिनको स्वर चाहिए ही चाहिए, वरना हम इनको बोल नहीं पाएंगे। अयोग्य, ये अयोग्य हैं, ये गैर जरूरी हैं। ये क्या है? ये गैर जरूरी है, लेकिन इनको हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। इसीलिए क्या कहा गया है इनको? अयोग्य व ध्वनियां। ठीक है, अयोग्य व क्यों कहा गया है? गैर जरूरी, वहन योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनको लेके चलना पड़ रहा है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अयोग्य व ध्वनियां। देखो, अब इसीलिए इनको क्या बोला गया? अयोग्य। अनुस्वार और विसर्ग। ये कैसी? ये ध्वनि हो जाएगी और ये ध्वनि हो जाएगी। ये एक विवाद पता चला। यानी स्वरों से संबंधित हमने स्वरों के प्रकार देखे और स्वरों से संबंधित हमने दो विवाद भी देखे। इनसे मिला के आपका स्वर क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। इनके बाहर आपको प्रश्न स्वर में नहीं जाएगा। स्वरों के जितने प्रश्न जहां भी मिल जाएं, सारे लगा दो, बहुत मजा आएगा। और स्वरों से आसान आपको आज कोई चीज़ लगेगी भी नहीं। इसके अलावा अगले वीडियो में हम व्यंजन कवर करेंगे। व्यंजन बड़े ध्यान से पढ़ लेना, वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। और वर्णमाला में ना ऐसे बहुत से छोटे छोटे प्रश्न हैं जो स्किप हो जाते हैं। अब लगाओ, मजा आएगा। सबसे ज़्यादा मजा अगर आपको किसी में आएगा ना, तो वो स्वर के प्रश्न लगाने में आएगा। लगा के देख लो। और आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे व्यंजन के साथ।